Good morning. Today is 24th November 2016 and we are going to discuss the articles of The Hindu. फर्स्ट आर्टिकल जो हमारा डिस्कशन का है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर वायलेशंस का है। ये आर्टिकल हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो कंटेक्स्ट तो आपको पता ही होगा। देखिए, थोड़ी 2003 के बीच में जो सीज फायर एग्रीमेंट था उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 2003 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक सीज फायर एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिससे में सर्कमस्टांसेस काफ़ी इंप्रूव हुई थी, काफ़ी नॉर्मल सी यानी एक सामान्य स्थिति वहाँ पे पैदा हुई थी। किसान लौट आए थे एलओसी के पास में खेती करने, क्योंकि जब तक फायरिंग होती रहती है किसान भी वहाँ पर खेती नहीं कर सकते, क्योंकि जान जाने का खतरा हमेशा बरकरार रहता है। और 2003 के एग्रीमेंट के बाद में काफ़ी सिचुएशन इम्प्रूव हुई और फार्मर्स आ गए। और देखिए, इंडियन साइड ने अपनी फेंसिस भी वहाँ पे कंप्लीट कर ली 2003 के एग्रीमेंट के बाद। उसके बाद में तो देखिए, ये तो कहना मतलब एक डिबेटेबल है ये इशू कि मिलिटेंसी यानी आतंकवाद में उसके बाद में कमी आई या ना आई, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी पर हमेशा इंडियन आर्मी ये कहती है कि पाकिस्तान आर्मी टेररिस्ट को सपोर्ट करती है और कवर फायर देती है टेररिस्ट, ताकि वो इंडियन सीमा में आ सकें और यहाँ पर आके टेररिस्ट जो अटैक्स हैं उनको अंजाम दे सकें। अब कंटेक्स्ट ये है कि यूरी अटैक के बाद में इस सीज फायर वायलेशंस का उल्लंघन लगातार जारी है। अभी 2-3 दिन पहले ही आपने न्यूज़ पढ़ी होगी, हमारे 3 जवान शहीद हो गए और एक जवान की बॉडी पाकिस्तान आर्मी ने म्यूटिलेट कर दी और इंडियन आर्मी ने भी इसका करारा जवाब दिया है। और अभी मैं न्यूज़ पढ़ रहा था, हैवी कैजुअलिटीज़ पाकिस्तान साइड में भी रिपोर्ट की जा रही है। तो देखिए, सीज फायर वायलेशंस का जो उल्लंघन बार बार हो रहा है, ये किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं है, पूरे नेबरहुड, पूरे साउथ एशिया के लिए अच्छा नहीं है। यह कहना कि आंख के बदले आंख तो पूरे वर्ल्ड को अंधा बना देगा। तो जल्द से जल्द इस पे कुछ ना कुछ एग्रीमेंट या कुछ ना कुछ एक शांति स्थापित की जानी चाहिए। इसी के बारे में ये आर्टिकल है। ये कहते हैं कि सीज फायर वायलेशंस लगातार डेली बेसिस पर जारी है और जो सीज फायर का एग्रीमेंट साइन हुआ था 2003 में, वो तो एक मीनिंगलेस हो गया है। सिर्फ नाम का एग्रीमेंट वो रह गया है और कुछ भी उसको अमल में नहीं लाया जा रहा है। और इवन डिफरेंट तरह के जो आर्म्स है वो यूज करते हैं। आपने देखा होगा, कुछ भी आर्टिलरी फोर्स, मोटार्स, सेल्स, सभी तरह के हथियार यूज किए जाते हैं एक दूसरे पर फायरिंग करने के लिए बॉर्डर पर। और जो विलेजर्स हैं, काफ़ी संख्या में जो विलेजर्स हैं एलओसी के पास में, जो गांव वाले लोग रहते हैं, वो अपनी जगह छोड़कर जा चुके हैं, ताकि एक जान जाने का खतरा हमेशा बरकरार रहता है। वहाँ पे फायरिंग होती रहती है पाकिस्तान साइड से। और देखिए, पाकिस्तान की क्या सिचुएशन है। पाकिस्तान की सिचुएशन तो ये है कि वहाँ पे एक पावर स्ट्रगल देखने को मिल रहा है। पावर स्ट्रगल किस किस के बीच में, आपको पता ही होगा। वहाँ पे जो कई सेंटर्स ऑफ पावर हैं, जैसे अभी नवाज शरीफ सत्ता में है और आर्मी जो कभी भी वहाँ पे हमेशा डर बरकरार रहता है कि आर्मी जो पावर है वहाँ पे कैप्चर ना कर ले। तो अब वहाँ के जो चीफ हैं रहील शरीफ, वो रिटायर होने वाले हैं। तो रिटायर होने वाले हैं तो एक तरह से कन्फ्यूजन है, कैओस है पाकिस्तान के अंदर में, अब क्या होगा, इस तरह की स्थिति है। तो लेकिन इंडियन साइड में तो सब अच्छा है। इंडियन साइड में तो देखिए, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका फुल होल्ड है गवर्नमेंट पे, और अलायंस की गवर्नमेंट भी नहीं है। उनकी पॉलिसीज भी बिल्कुल क्लियर है कि इकोनॉमी को आगे ले जाना है, और जो एम्स है, ऑब्जेक्टिव्स है, दिमाग में बिल्कुल क्लियर है कि वार तो सोल्यूशन नहीं है। और इंडिया का रीजनल स्टेटस भी हाई है। आप देख लीजिए, पूरे सार्क के अंदर में इंडिया एक सेंट्रलाइज्ड कंट्री है और एक ज़बरदस्त स्टेटस इंडिया का है। इंडिया इन्फ्लुएंस कर सकता है, पूरे रीजनल पावर इंडिया का है साउथ एशिया में। तो कम से कम इंडिया को कुछ ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए ताकि एक पूरे से दोबारा से स्टेटस को आ सके और सीज फायर जो एग्रीमेंट है उसका दोबारा से रिवाइव किया जा सके। जितना जल्दी अगर हम ये करेंगे तो उतना अच्छा है, क्योंकि देखिए, यूरी अटैक के बाद में इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक किया। यूरी अटैक में हमारे 19 के आसपास जवान शहीद हुए और उसके बाद से, यूरी अटैक के बाद से फायरिंग में भी 17 जवान शहीद हो चुके हैं। सॉरी। तो देखिए, तो कब तक ये जारी रहेगा, हमें जल्द से जल्द कुछ कदम उठाने ही पड़ेंगे। वो दोनों देशों के लिए हेल्पफुल होगा, ना सिर्फ इंडिया के लिए, वो पाकिस्तान के लिए भी हेल्पफुल होगा। हमारे देखिए बड़े बड़े इकोनॉमिक प्लान्स हैं, हम चाइना के मुकाबले में आना चाहते हैं। मेक इन इंडिया, मेक फॉर इंडिया, कई तरह के प्लान्स हमने चला चुके हैं। जो अभी डिमोनेटाइजेशन चलाया है वो उसी तरह के बड़े प्लान का एक हिस्सा है। तो देखिए, हमें इस तरह के बड़े प्लान्स हमारी इकोनॉमी को आगे ले जाना है। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का जो दर्जा है उसे बरकरार रखना है, और एक जो अपनी बड़ी इकोनॉमी बनने की जो इच्छा है, एस्पायरेशंस है, महत्वाकांक्षा है, उसको पूरा करना है। तो देखिए, कुछ ना कुछ कदम तो हमें उठाने ही पड़ेंगे ताकि शांति स्थापित की जा सके बॉर्डर पे। तो ये पूरा आर्टिकल था। अगला जो आर्टिकल है वो इनसे रिलेटेड है। बालामुरली कृष्णा, जो एक कार्नेटिक वोकलिस्ट म्यूजिशियन थे,
इनकी डेथ हो गई है। ये साउथ इंडिया के बहुत बड़े सिंगर थे, पूरे इंडिया के, मतलब जो भी ये सिंगर बड़े बढ़िया सिंगर होते हैं, नेशनल फिल्म अवार्ड जिनको मिला होता है, ये हमारे देश के धरोहर होते हैं। बहुत सारे ऐसे सिंगर्स जैसे लता मंगेशकर मान लीजिए आप, इनको नेशनल फिल्म अवार्ड्स मिला, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड, पद्म विभूषण, यूनेस्को से अवार्ड, कई तरह के अवार्ड्स इनको मिले। बहुत ही ज़बरदस्त योगदान इनका इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री में रहा है। और देखिए आर्ट इंडस्ट्री में थे, आजकल क्या है, हम लोग उनको जानते हैं, लता मंगेशकर, अलका याग्निक और जो सुनिधि चौहान, इनको जानते हैं। और जो इस तरह के जो म्यूजिशियन होते हैं, कार्नेटिक म्यूजिशियन, तो ये आर्ट म्यूजिशियन होते हैं, इनकी बहुत वैल्यू, आपने पढ़ा ही होगा आर्ट एंड कल्चर में, जो हिंदुस्तानी म्यूजिक और कार्नेटिक म्यूजिक है। तो देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन तो इस पे आने के चांसेस प्री में आ सकता है। वैसे कौन से रिसेंट, जैसे देखिए प्री में इस बार क्या क्वेश्चन आया था, प्री में इस बार रामानुज पे क्वेश्चन आया था। रामानुज कौन थे? रामानुज एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। तो कुछ ना कुछ जो बढ़िया पर्सनैलिटी होती है यूपीएससी उन पे क्वेश्चन पूछ लेता है प्रीलिम में, और मेंस में तो थोड़ी कम संभावना है, प्री में आने की संभावना थोड़ी ज़्यादा है। और इवन क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है इस कंटेक्स्ट में भी, मेंस में, कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द हिंदुस्तान म्यूजिक एंड कार्नेटिक म्यूजिक। तो अभी तक आपने आर्ट एंड कल्चर में पढ़ ही लिया होगा क्या डिफरेंस है। जैसे हिंदुस्तान म्यूजिक में क्या होता है, हिंदुस्तान म्यूजिक में घराना होते हैं, आगरा घराना, ग्वालियर घराना, ये सब घराना। कार्नेटिक म्यूजिक जो साउथ इंडिया में मेनली होता है, यहाँ पे कोई घराना नहीं होते, घराने सिर्फ यहाँ होते हैं, जयपुर घराना, पटियाला घराना। और हिंदुस्तान म्यूजिक में एक टाइमिंग का बहुत बड़ा फैक्टर है। जैसे आपने वो देखा होगा धुमरी त्याल, जो ख्याल होती हैं, ये इन सब में एक टाइमिंग होती है, रात को गाई जाएगी मल्हान और ये सुबह गाई जाएगी। जो राग होती हैं इनमें कोई ऐसी टाइमिंग नहीं होती, यहाँ कोई टाइमिंग नहीं है। यहाँ पे देखिए जो हिंदुस्तान म्यूजिक है ये काफ़ी कल्चर से प्रभावित है, ग्रीक कल्चर से प्रभावित है, और बाहर के कल्चर्स का भी बहुत प्रभाव है। जो कार्नेटिक म्यूजिक है ये डोमेस्टिकली है, ये इंडिजिनस है, ये अपने आप से डेवलप हुआ है इंडिया के अंदर में। तो ये सारे डिफरेंस हैं, आप देख लीजिएगा आर्ट एंड कल्चर में काफ़ी सारे डिफरेंस है। इंस्ट्रूमेंट्स का डिफरेंस है, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं कार्नेटिक म्यूजिक में, और यहाँ पे जैसे मृदंगम, वायलिन, ये वगैरह यूज़ होते हैं कार्नेटिक म्यूजिक में। और भी डिफरेंसेस जैसे कि इनोवेशन किस में ज़्यादा है, किस में कम है, इंटेलेक्चुअल लेवल किस में ज़्यादा है, किस में कम है, ये तरह के इस पे क्वेश्चन आ सकता है साफ साफ, मेंस में भी और प्री में भी इस पे क्वेश्चन आ सकता है। तो ये आर्टिकल हमने डिस्कस किया अभी ये और अभी हम ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करने जा रहे हैं करप्शन पे। आर के राघवन जो फॉर्मर सीबीआई डायरेक्टर थे, इन्होंने ये आर्टिकल लिखा है, तो यह भी एक अच्छा आर्टिकल है। देखिए आर के राघवन की क्या ओपिनियन है। आर के राघवन कहते हैं कि जो डिमोनेटाइजेशन था, ये इस बात से सहमत करते हैं कि और अच्छे से इसको हैंडल किया जा सकता था, कुछ ऐसे स्टेप्स उठाए जाते तो इट कुड हैव बीन हैंडल्ड मच बेटर देन वी आर हैंडलिंग नाउ। और इन्होंने यह भी माना कि देखिए सीक्रेसी नेसेसरी थी, इसलिए वो कदम नहीं उठाए जा सके। और उसके बाद ये कहते हैं कि जो इम्पैक्ट हो रहा है इसका, डेफिनेटली वो शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट है, और कुछ ही दिनों में वो इम्पैक्ट धूमिल हो जाएगा, यानी लोग भूल जाएंगे क्या हुआ था, और बाद में इस स्टेप को मेजर किया जाएगा कि इसका इम्पैक्ट क्या हुआ लॉन्ग टर्म में, लेकिन लाइक इकोनॉमी अच्छी हुई या ना हुई, ब्लैक मनी पकड़ा गया या नहीं पकड़ा गया, लोगों की लाइफ जो है वो इम्प्रूव हुई या नहीं हुई, करप्शन कम हुआ या नहीं हुआ, इन मेजर्स पर इस स्टेप को तोला जाएगा, ये कहते हैं। और इसके बाद में ये चीज़ कहते हैं कि जो ये चीज़ यानी जो डिमोनेटाइजेशन था, इससे अगर गवर्नमेंट एक सिग्नल देना चाहती थी करप्ट ब्यूरोक्रेट्स को या फिर करप्ट बिजनेसमैन है उनको, कि अब इंडिया पहला जैसा इंडिया नहीं रहा, अब इंडिया सॉफ्ट पावर नहीं रहा, मतलब सॉफ्ट पावर का मतलब दूसरे कंटेक्स्ट में, सॉफ्ट पावर तो इंडिया की अच्छी है। सॉफ्ट पावर एक कंसेप्ट मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। सॉफ्ट पावर ये होती है कि देखिए सॉफ्ट पावर का मतलब है कि इंडिया अपने जो लॉज हैं वो ढंग से इंप्लीमेंट नहीं कर सकता। एशियन ड्रामा एक बुक लिखी थी गुरनार मिडल ने, ये राइटर थे, फॉरेन राइटर थे। इन्होंने कहा जी मेनली इन्होंने थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के बारे में ये बात कही थी, और इंडिया के कंटेक्स्ट में उन्होंने मेनली ये बात कही थी। इन्होंने कहा था कि इंडिया जो है और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, ये अपने लॉज ढंग से इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, यानी सरकार में दम नहीं है। जैसे कि इन्होंने कहा कि करप्शन पे स्लो है, लैंड रिफॉर्म्स इतने बढ़िया रिफॉर्म्स थे, आज़ादी के बाद स्टार्ट हुए थे, लेकिन वो ढंग से इंप्लीमेंट नहीं हुए। यानी कहने का मतलब है सरकार के पास में तलवार तो है, लेकिन वो तलवार यूज़ नहीं करते लोगों के लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के लिए, और शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स देखते हैं सिर्फ हमेशा सरकार। तो सॉफ्ट पावर है, दे आर नॉट एबल टू इंप्लीमेंट देयर डिसीजंस। तो इस तरह से तो गवर्नमेंट इस डिमोनेटाइजेशन के बाद में एक मैसेज देने में सफल हो पाए हैं करप्ट बिजनेसमैन को और करप्ट ब्यूरोक्रेट्स को। इंडिया इज नो मोर सॉफ्ट पावर। अब इंडिया एक स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेने में सक्षम है अगर आप करप्शन करोगे तो। उसके बाद में क्या हुआ,
लेकिन उसके बाद में आर के राघवन कहते हैं कि डिमोनेटाइजेशन के बाद में सिर्फ अकेला डिमोनेटाइजेशन करप्शन को कम नहीं करेगा, उसके बाद में एक जबरदस्त लेवल पर ऑफेंसिव की जरूरत है और एक फुल स्केल वार की जरूरत है। इसे अब पकड़ा जाए उन लोगों को जो या तो कम टैक्स पेड करते हैं या फिर टैक्स पे करते ही नहीं। और देखिए जो लोग या तो जिन्होंने ब्लैक मनी जमा किया, या तो ये लोग हैं सेल्फ एम्प्लॉयड, या फिर जो टैक्स नहीं देते या फिर कम टैक्स पेड करते हैं, या तो ये सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, और या फिर इन्होंने पैसा जमा कर लिया है ब्यूरोक्रेट्स के नेक्सस के साथ में, यानी ये जो हमारे सिविल सर्वेंट्स होते हैं, करप्ट सिविल सर्वेंट्स ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, इनके साथ मिलकर इन्होंने ज़बरदस्त पैसा जमा कर लिया है। तो यह लोग ब्लैक मनी असली जनरेट करते हैं और इनके पास में ये टैक्स भी नहीं देते। अब देखिए, अब दूसरा ये बात कहते हैं, अगली बात ये कहते हैं कि ब्लैक मनी कैसे जनरेट होती है और कौन इसे ज़्यादा जनरेट करता है। तो ये कहते हैं कि अपने बारे में कहते हैं कि पहले तो इनकी राय यह थी कि ये पैटी करप्शन से, यानी जो कांस्टेबल लेवल पे, छोटे लेवल पे जो करप्शन होता है, जिससे मशीनरी आगे बढ़ती है, फाइल आगे बढ़ती है, जिसे आप एफआईआर दर्ज करवाने पुलिस स्टेशन में गए तो वो रिश्वत की मांग करते हैं 100 रुपये, जिससे आपकी एफआईआर लॉन्च होगी। पहले तो कहते थे कि ये करप्शन कम करना होगा बड़े लेवल पर और बाद में अगले लेवल पर करप्शन कम होगा। लेकिन ये इसी आर्टिकल में कन्फेस करते हैं आर के राघवन कि अब मेरी राय चेंज हो चुकी है। ये कहते हैं कि ज़्यादा करप्शन जो होता है वो क्लास 1 लेवल पे होता है, यानी बड़े ब्यूरोक्रेट्स जो करप्शन करते हैं 2G लेवल, और ये कोल बेस्ड जो घोटाले होते हैं बड़े बड़े लेवल। ये कहते हैं कि ये करप्शन पहले कम होने चाहिए, निचले वाले लेवल पर जो करप्शन होता है वो इतना बड़ा इशू नहीं है। फिर ये क्यों कहते हैं? ये क्लास 11 ऑफिसर्स की बात करते हैं। ये कहते हैं कि जो क्लास 1 ऑफिसर्स होते हैं, जैसे काफ़ी यूपीएससी एक बहुत ज़बरदस्त ढंग से कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैंडल करती है और उसी के थ्रू ये सारे ऑफिसर्स रिक्रूट होते हैं, और अभी इनकी पे भी बहुत अच्छी है। 7th पे कमीशन के बाद में जो इनकी पे है वो कम्पिटिटिव है प्राइवेट कंपनीज़ के लेवल से। लेकिन फिर भी अगर ये करप्शन करते हैं तो देखिए एक लालच ही इनके लिए जिम्मेदार है इन चीज़ों के लिए, और यह बहुत ही एबोमिनेबल यानी घृणात्मक चीज़ है। और देखिए एक जुडिशियल में जो डिले होता है बार बार, यानी एक डेटरेंस है वो डाइल्यूट हो गई है। कोई बंदा अगर करप्शन करेगा तो उसको एक डर होना चाहिए कि मैं पकड़ा जाऊंगा तो क्या होगा, लेकिन हमारा जुडिशियल सिस्टम इतना स्लो काम करता है कि इतने साल लग जाते हैं कि सज़ा देने में। तो एक डेटरेंस है, वो डर खत्म हो गया है। तो ये कहते हैं कि जल्दी से, ये कहते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग लॉ की जरूरत नहीं है। लॉ जो करप्शन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है वो ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन एक जो लूप होल्स हैं उनको प्लग करने की आवश्यकता है। देखिए यहाँ से तो सारे सही निकलते हैं। राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर, जो जितने भी लोग तैयारी करते हैं शुरू में तो सारे सही होते हैं, लेकिन बाद में जो सक्सेस, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सक्सेस डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। यानी आप देखिएगा जब सिलेक्ट हो जाते हैं, कुछ लोग सिलेक्ट हो जाते हैं तो क्या होता है, सारे लोग फैसिलिटेट करने लगते हैं, उनको अलग से ट्रीट करने लगते हैं। तो धीरे धीरे उनको लगने लगता है कि वी आर एलिट्स, वी आर लाइक समवट बेटर देन द अदर्स, इस तरह की उनमें भावना आने लगती है। तो शुरू में तो सारे अच्छे ही होते हैं, 10 साल 15 साल के अंदर में सभी अपना अपना एक आइडियोलॉजी इस्टेब्लिश कर लेते हैं, यानी 3-4 साल के अंदर ही उनको पता लग जाता है कि मैं पैसे खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा। तो इस तरह से देखिए, कुछ अगर आप ऑफिसर बनो तो कुछ देश के लिए कुछ करने, सोसाइटी के लिए कुछ करने का जज्बा रखना, पैसा वैसा कुछ नहीं होता। सिविल सर्विसेज रिफॉर्म से सिविल सर्विसेज में रिफॉर्म्स लाने की ये बात करते हैं, ये एक इशू यहाँ पे उठाते हैं। देखिए इमरजेंसी में क्या हुआ था, 1975 में इमरजेंसी लगाई गई थी, इंदिरा गांधी ने वो इमरजेंसी लगाई थी। तो उस टाइम पे क्या होता था, एक कंपल्सरी रिटायरमेंट का प्रोविजन क्लास वहाँ पर था कि अगर आप 50 साल की एज तक पहुँचो और या फिर आपने 25 साल काम कर दिया है तो आप कंपल्सरी रिटायर हो जाओगे। और या फिर कुछ ऐसे लोग जिन्होंने इफेक्टिवली काम करना बंद कर दिया, यानी एफिशिएंसी नहीं आ पा रही है उनके काम से, या फिर उनकी इंटीग्रिटी सस्पेक्ट है। तो ये 4 केसेस हो गए, आप ध्यान दीजिएगा। ये सजेशन में लिख सकते हैं हम इस तरह की बातों को, ऐसे में भी लिख सकते हैं और पेपर 2 में भी लिख सकते हैं कि उन सिविल सर्वेंट्स को रिटायर कर दिया जाए जिनकी एज या तो 50 हो चुकी है या फिर 25 साल की सर्विस उन्होंने दे दी है, और या फिर वो सिविल सर्वेंट्स जिन्होंने अपना काम इफेक्टिवली कम कर दिया है, या फिर उनकी इंटीग्रिटी पर सस्पिशियस है, उन पर इंटीग्रिटी पर शक है। तो ऐसे लोगों को रिटायर कर देना चाहिए, उनकी जरूरत नहीं है सरकार को। ऐसे ही लोग करप्शन करते हैं। और इमरजेंसी में ये प्रोविज़न था, लेकिन इमरजेंसी में इसका मिसयूज़ बहुत हुआ था। मिसयूज़ मतलब गलत ढंग से, यानी जो ऑनेस्ट ऑफिसर्स थे जो सरकार के साथ नहीं काम करना चाहते थे उनको भी धक्के से रिटायर कर दिया गया था। तो देखिए प्रोविज़न तो अच्छा है, लेकिन अगर मिसयूज़ होगा तो एक डिजास्टर हो जाएगा। उसके बाद में क्या है उसके बाद में देखिए प्रोविज़न आता है,
ये सजेशन देते हैं कि ये जो प्रोविजन था इमरजेंसी का, यानी जो हमने अभी डिस्कस किया कि सिविल सर्वेंट जिनकी एज 50 साल है या फिर 25 साल की सर्विस है उनको रिटायर कर देना चाहिए, ये कहते हैं कि ये प्रोविजन अभी भी आ सकता है। अगर ये अभी आता है तो बहुत ही लाभदायक हो सकता है ये। देखिए ये कहते हैं कि लेकिन इस प्रोविजन को लाने में एक हाईएस्ट इंटीग्रिटी के लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। ये कहते हैं कि सबसे पहले तो जो हाईएस्ट इंटीग्रिटी के लोग हैं, सिविल सर्वेंट्स, रिटायर्ड मान लीजिए या फिर आप कुछ भी मान लीजिए, सर्विंग, जो जिनकी इंटीग्रिटी पर कोई शक कर ही नहीं सकता। हमेशा ऐसे कुछ लोग होते हैं, जैसे ई श्रीधरन मान लीजिए आप, ई श्रीधरन जो हमारे मेट्रोमैन थे, कलाम साहब मान लीजिए, अब्दुल कलाम सिविल सर्वेंट्स तो नहीं थे लेकिन पहले तो वो साइंटिस्ट ही थे। तो ऐसे लोग जिनकी इंटीग्रिटी पर कोई शक नहीं कर सकता, और ऐसे लोग पहले सबसे पहले ऐसे करप्ट सिविल सर्वेंट्स की लिस्ट बनाएंगे, ठीक है, जो बिल्कुल हाईएस्ट इंटीग्रिटी के लोग हैं, करप्ट सिविल सर्वेंट्स की लिस्ट बनाएंगे। देखिए सब पता होता है, एडमिनिस्ट्रेशन में सब पता होता है कि कौन करप्ट है कौन नहीं है। काफ़ी सालों की सर्विस के बाद में ये बातें छुपती नहीं है, रहन सहन से पता लग जाता है, आपके घर से पता लग जाता है। तो ऐसे देखिए 2 टायर में ये लिस्ट बनेगी। पहले तो इन्होंने लिस्ट बनाई, उसके बाद में एक और कमेटी होएगी, वो दोबारा से इस लिस्ट को रिफाइन करेगी। मतलब 2 लेवल पे ये लिस्ट रिफाइन होएगी। पहले एक हाईएस्ट इंटीग्रिटी के लोगों ने ऐसी लिस्ट बनाई कि इन सिविल सर्वेंट्स को रिटायर कर देना चाहिए, जरूरत नहीं है सरकार को। उसके बाद में सेकंड लेवल पे दूसरी बार एक और कमेटी उस लिस्ट को वेट करेगी, यानी देखेगी, रिफाइन करेगी कौन कौन से नाम गलत शामिल कर लिए गए हैं। तीसरे लेवल पे क्या होगा, तीसरे लेवल पे जो ये सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, हमारे पीएम और जो सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, ये लोग डिसाइड करेंगे और डिसीजन लेंगे क्या सही में ऐसे सिविल सर्वेंट्स की जरूरत नहीं है सरकार को। तो 3 लेवल्स पर यह डिसीजन, अगर यह पॉलिसी दोबारा से इंप्लीमेंट की जाए तो बहुत ज़्यादा लाभदायक साबित हो सकती है। देखिए ये कहते हैं, फिर एग्जांपल देते हैं कि ऐसा ही एक प्रोविजन, यानी 3 लेवल पर, मतलब ऐसा ही एक प्रोविजन अभी भी इंप्लीमेंट कर रही है सरकार। वो है सेक्रेटरी लेवल पर जो अपॉइंटमेंट होती है ऑफिसर्स की, सेक्रेटरी लेवल पर जो अपॉइंटमेंट होती है उसको एक सेकेंड, यानी जो सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर्स होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट में किसी तरह की आर्बिट्रेरीनेस ना आए, उसको रोकने के लिए अभी एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसको इंप्लीमेंट करते हैं हमारे रिटायर्ड ऑनेस्ट ऑफिशियल्स। तो ऐसा ही सिस्टम हम बड़े लेवल पर भी ला सकते हैं, करप्ट जो ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं उनको पूरे सिस्टम से निकालने के लिए। तो 3 लेवल पर यह इंप्लीमेंट किया जा सकता है। फर्स्ट लेवल पर एक कमेटी, दूसरे लेवल पर दोबारा कमेटी, तीसरे लेवल पर पीएम और उनके कैबिनेट कोलीग्स। तो देखिए जो सबसे पहले जो पर्ज स्टार्ट होना चाहिए, यानी एक तरह का रिफॉर्म जो स्टार्ट होने चाहिए, पूरा का पूरा जो ये प्रोग्राम है, प्रोसेस है, वो स्टार्ट होनी चाहिए बड़े जो करप्शन जहाँ होता है उन डिपार्टमेंट से, जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, कस्टम डिपार्टमेंट, सीबीसी, सीबीडीटी, जो ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, सीबीआई, इन सब डिपार्टमेंट्स में जिन पर जिम्मेदारी है करप्शन को रोकने की, वही डिपार्टमेंट सबसे ज़्यादा करप्शन करते हैं। यानी उसी डिपार्टमेंट के ब्यूरोक्रेट्स, कुछ ब्यूरोक्रेट्स, सभी नहीं, कुछ ब्यूरोक्रेट्स सबसे ज़्यादा करप्शन की एक्टिविटीज़ में संलिप्त पाए जाते हैं। देखिए उनको कई बार फ्रीक्वेंटली एक सीबीआई इनको अरेस्ट भी करती है, लेकिन एक तरह से जैसे पहले डिस्कस किया, डेटरेंस है वो कम है, और इनके पास में कुछ इनके ऑफिशियल्स के बाद में हाई डिसप्रोपोर्शनेट वेल्थ मिलती है। और ईडी, देखिए पिछले दिनों इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने कहा कि 2 सीबीआई ऑफिसर्स पर शक है, यानी 2 पूर्व सीबीआई चीफ्स पर शक है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं। यानी ऐसा हो सकता है इन्होंने शक जाहिर किया कि अपने कार्यकाल के दौरान में इन्होंने बहुत सा डिसप्रोपोर्शनेट वेल्थ इकट्ठा कर ली, अब इसको वो मनी लॉन्ड्रिंग करना चाहते हैं, यानी उस ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में ये कन्वर्ट करना चाहते हैं, ऐसा शक है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को। देखिए जब सीबीआई चीफ ही इस तरह की एक्टिविटीज़ में संलिप्त हो तो उससे ज़्यादा तो बुरा सिस्टम के लिए हो ही क्या सकता है। सिचुएशन कुछ इंप्रूव हुई है, ऐसा आर के राघवन का मानना है। आर के राघवन कहते हैं कि मोदी के आने के बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट में सिचुएशन कुछ अच्छी हुई है, बट आफ्टर दैट देयर वाज द क्वेश्चन, इट हैज़ बीन इम्प्रूव्ड एट द सेंटर, बट व्हाट अबाउट द स्टेट्स? द सिचुएशन इज मच वर्स इन द स्टेट्स। स्टेट में आप देखिएगा, स्टेट जो एंटी करप्शन ब्यूरो होते हैं, कैसे कैसे बंदों को अपॉइंट किया जाता है चीफ के पद पर, बहुत ज़बरदस्त ग्रेव करप्शन है स्टेट्स के अंदर में। पिछले दिनों ये एग्जांपल भी देते हैं, एक लेडी को एक साउथ इंडियन स्टेट में अपॉइंट किया गया एसीबी चीफ के तौर पर, तो वो कहते हैं कि उस ऑफिसर ने तो काफ़ी डायमेंशंस ऐड किए हैं, ऐसा कहा जाता है सियासी हलकों में और डिपार्टमेंट्स के हलकों में। तो ऐसे बंदों को एसीबी के चीफ पर नियुक्त करना, तो आप एक तरह से कह सकते हैं कि लेन देन को बढ़ाना चाहते हैं, करप्शन को बढ़ाना चाहते हैं। अब इस तरह से अगर करप्शन होगा तो कौन सी इन्वेस्टमेंट आएगी स्टेट्स के अंदर में, कौन सा बिजनेस इस्टेब्लिश होगा, क्यों आएगा कोई बिजनेस करने वहाँ पर? तो कहते हैं, फिर ये कहते हैं कि इसको दूर करने के लिए एक पॉलिटिकल विल चाहिए, एक ज़बरदस्त पॉलिटिकल विल चाहिए। और वो पॉलिटिकल विल आएगी कैसे? देखिए पॉलिटिकल डायनेस्टी से तो वो आएगी नहीं।
अब आपका पूरा का पूरा परिवार पॉलिटिशियन है, इसका मतलब देखिए आप मतलब प्रैक्टिकली बात करें तो देखिए आप देश सेवा के लिए तो हो नहीं, अगर आपका पूरा का पूरा परिवार ही पॉलिटिक्स में है। मतलब ये पूरा जनरलाइज नहीं कर सकते इस चीज़ को, लेकिन पॉलिटिकल जो डायनेस्टी होती है उनमें भी करप्शन होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो ऐसा नहीं कह सकते हमारे देश की जितनी भी डायनेस्टी हैं या परिवार है पॉलिटिक्स में वो सारे करप्ट हैं, ऐसा कहना तो बिल्कुल गलत होगा। लेकिन क्रक्स क्या निकलता है? क्रक्स यही निकलता है आर्टिकल का कि इस पूरे मूव की इंटेंशंस अच्छी हैं, जो डिमोनेटाइजेशन हुआ है उसकी जो इंटेंशंस हैं वो अच्छी है, लेकिन जो करप्शन है वो एक डीप रूटेड प्रॉब्लम है, बहुत गहराई से जम चुका है, जड़ों में जम चुका है करप्शन। उसको दूर करने के लिए डिमोनेटाइजेशन काफ़ी नहीं है, उसके लिए और भी कॉम्प्लीमेंट्री स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। फिर ये कहते हैं देखिए अगर ये एडहोक अप्रोच है, यानी डिमोनेटाइजेशन ये सिर्फ एडहोक अप्रोच है और पॉलिटिक्स के फायदे के लिए है, तो डेफिनेटली ये अच्छा नहीं है। अगर रियली गवर्नमेंट इज सीरियस अबाउट वेजिंग ए वार अगेंस्ट द करप्शन ऑन द फुल स्केल, तो गवर्नमेंट को अलग स्टेप्स भी उठाने पड़ेंगे। और देयर इज नो लैक ऑफ एक्सपर्टीज इन आवर कंट्री, और उसके लिए देखिए सिर्फ एक पॉलिटिकल विल की आवश्यकता है, जैसा इन्होंने पहले कहा। और डिमोनेटाइजेशन के साथ साथ में अगर दूसरे स्टेप्स उठाएंगे तो डेफिनेटली करप्शन को कर्ब किया जा सकता है। अगला जो आर्टिकल है देखिए ये आर्टिकल है यहाँ पे, ये आर्टिकल जो है कंटेम्प्ट से रिलेटेड है। जुडिशरी की जो कंटेम्प्ट होती है, जैसे मार्कंडे काटजू, आपको पता होगा मार्कंडे काटजू जो पूर्व जस्टिस थे, ये क्या करते हैं आजकल अपने फेसबुक पर ये तमाम तरह के पोस्ट लिखते रहते हैं। इनका फेसबुक पेज है और 5-6 लाख के आसपास इनके लाइक्स हैं। तो ये काफ़ी पोस्ट लिखते रहते हैं, अजीब अजीब से पोस्ट, मतलब थोड़ा कंट्रोवर्शियल पोस्ट, किसी की कास्ट के बारे में बोल दिया, किसी के स्टेट के बारे में बोल दिया, उड़ीसा पीपल आई लाइक दैट, बिहार पीपल लाइक दैट, और इस तरह से, और किसी भी कास्ट के बारे में बोल दिया। इन्होंने जुडिशरी के बारे में भी ऐसे बोलते हैं ये कि पूरी की पूरी जुडिशरी करप्ट है और एक पूर्व चीफ जस्टिस है वो सबसे ज़्यादा करप्ट है, इस तरह के बयान ये देते हैं। तो पिछले दिनों एक बयान इन्होंने दिया कि जो एक केस था, सोमैया केस था, तो उसमें इन्होंने बयान किया कि जुडिशरी ने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है। तो जुडिशरी ने इनको बुलाया कि आप बताइए, आइए हमारे यहाँ और बताइए कि कैसे हमने मिस्टेक की। तो ये वहाँ पर गए कोर्ट के अंदर में इनकी कहा सुनी हो गई, बहस हो गई, यानी सीटिंग जज के साथ में। खुद तो ये फॉर्मर जस्टिस हैं और सीटिंग जज के साथ में इनकी बहस हो गई। सीटिंग जज ने इन पर एक कंटेम्प्ट का केस लगा दिया, मतलब बोला कि आप कंटेम्प्ट कर रहे हो कोर्ट की। तो ये सारा माजरा है। अब ये बड़ी डिबेट हो जाती है कि किस तरह से जुडिशरी की कंटेम्प्ट होती है और क्या स्कैंडलाइज होता है, क्या नहीं होता है, और जुडिशरी को कैसे इस पर एक्ट करना चाहिए। तो देखिए कंटेक्स्ट तो अच्छा था, एक अच्छा आर्टिकल इस पर बन सकता था, लेकिन आर्टिकल के अंदर इन्होंने सारी की सारी जजमेंट्स दी हैं। मतलब बहुत सारी जजमेंट्स ये बताते हैं, इवन यूएस की, ब्रिटेन की, वो जजमेंट्स ये बताते हैं। यानी ये एक एडवोकेट हैं जिन्होंने आर्टिकल लिखा, वो एक वकील हैं। तो ये सारा का सारा अपना आर्टिकल्स जजमेंट्स पर लिख रहे हैं, जजमेंट्स यानी वो भी फॉरेन की जजमेंट्स। तो वो आर्टिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, मतलब यूज़ नहीं हो सकता इस आर्टिकल का। जो अगला आर्टिकल है वो भी ऐसे ही लगा था कि ये ज़्यादा लीगल फिलोसफर्स यानी एथिक्स में एक फिलोसफर का टॉपिक है, एथिक्स में यूज हो रहा है, लेकिन ये भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ही कर रहे हैं चीज़ों को। तो मतलब आज शाम को देख लूँगा, अगर इसमें कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो कल डिस्कस कर लेंगे, लेकिन काफ़ी कॉम्प्लिकेट ये कर रहे हैं चीज़ों को। उसके बाद में जो एक आर्टिकल है वो है ई फार्मेसी से रिलेटेड। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, अच्छा आर्टिकल है। ई फार्मेसीज आपको पता होगा जो इंटरनेट पर, जैसे अमेजोन और फ्लिपकार्ट की कंपनीज़ हैं जो सारा सामान बेचती हैं, ऐसे ही पर्टिकुलर कंपनीज़ हैं जो दवाइयाँ मेडिसिन बेचती हैं, यानी इनको कहते हैं ई फार्मेसीज। जो इंटरनेट पर ऑनलाइन कंपनीज़ हैं, ई फार्मेसीज, ई मेडिकल, कुछ भी कह लीजिए आप इनको। देखिए इनके बहुत सारे फ़ायदे हैं, नुकसान भी काफ़ी है लेकिन फ़ायदे भी काफ़ी हैं। एडवांटेज देख लीजिए पहले आप, मतलब कंटेक्स्ट आर्टिकल में ये नहीं लिखा है लेकिन बैकग्राउंड थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं क्या फ़ायदे हैं। फ़ायदे तो देखिए है ही, सर्विस सेक्टर में जो लोग हैं और पूरा दिन काम करते हैं, गुड़गांव में, नोएडा में काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज है, बेंगलोर में, जो पूरा दिन काम करते हैं, उनको टाइम ही नहीं मिल पाता मेडिसिन परचेज़ करने का। तो ऐसे लोग ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं, ऑनलाइन उनको सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे, इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है, यानी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन है, कौन कौन सी दवाइयाँ इस चीज़ के लिए हैं और ऑप्शंस अवेलेबल हैं। 24 घंटे इसकी डिलीवरी होएगी, 24 घंटे डिलीवरी होएगी तो एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा होगा और अपनी चॉइस है, राइट टू चॉइस, यानी कोई भी मर्जी खरीद सकते हो आप। सारी दवाइयाँ जब आपके सामने होंगी तो देखिए आपको डिपेंडेंट नहीं रहना उस पर, फिजिशियन पे, जो फार्मासिस्ट है उस पर, कि ये दवाई खरीद लीजिए, आप अपने आप से डिसाइड कर सकते हो। राइट टू प्राइवेसी है, प्राइवेसी मतलब देखिए आप जाना नहीं चाहते, आप फिजिकली फार्मासिस्ट यानी मेडिकल स्टोर पर जाना नहीं चाहते, लेकिन कुछ ऐसी दवाई आप खरीदना चाहते हो तो आसानी से आप ऑनलाइन खरीद सकते हो। और सातवां जो है
इसमें कि कोई ओल्ड सिटीजन्स हैं, देखिए ओल्ड सिटीजन्स या फिर कोई बीमार आदमी है जिनकी देखभाल के लिए कोई है नहीं घर में, तो उनके लिए भी आसानी है, वो आसानी से ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। तो काफ़ी एडवांटेजेस हैं इसके ऑनलाइन फार्मेसीज़ के। तो नुकसान भी है। नुकसान क्या है? देखिए हमारे इंडिया में एक आदत है, इंडिया में हर कोई डॉक्टर है, यानी जब भी कोई छोटी से छोटी चीज़ होती है, आपको शरीर को नुकसान पहुंचता है, तो आपको राय दी जाती है। ये अच्छी चीज़ है वैसे तो, लेकिन नुकसानदायक चीज़ ऐसे है, एक एंटी माइक्रोबियल जो रेसिस्टेंस है वो पैदा हो जाता है। यानी आप उल्ट पुल्ट दवाई लेते हो तो एक आपको जो बैक्टीरिया है अंदर से, अच्छे वाले बैक्टीरिया हैं वो काम करना बंद कर देते हैं, और जो बेकार वाले बैक्टीरिया है उन पे दवाइयों का असर होना ख़त्म हो जाता है। तो आपको दवाई सोच समझ के लेनी चाहिए ताकि इम्यूनिटी बरकरार रहे। दूसरा, जो अगर आप ऑनलाइन परचेज करते हो तो देखिए, तो सारा डेटा चलो आप जो फिजिकली आप फार्मासिस्ट से नहीं लेना चाहते क्योंकि आपको शर्म आती है, लेकिन अगर आप ऑनलाइन यूज़ करोगे तो भी तो ऑनलाइन जो है ये कंपनीज ये भी तो आपका डेटा का यूज़ कर सकते हैं। तो प्राइवेसी का हनन तो वहाँ भी है, तो एक यहाँ पे प्राइवेसी का हनन तो यहाँ भी है, ये भी एक फैक्टर है। तीसरा, जो शेड्यूल H1 मेडिसिन होती हैं, शेड्यूल H1 या फिर शेड्यूल कोई भी शेड्यूल मेडिसिन होती हैं, X मान लीजिए आप, तो ये मेडिसिन सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन पे दी जाती हैं। तो लेकिन ऑनलाइन जो फार्मासिस्ट होते हैं ये ज़्यादा दवाइयाँ बेचने के लिए क्या होते हैं, एक तरह से इस जो क्लास है इस क्लास को अच्छे से फॉलो नहीं करते और दवाइयाँ दे देते हैं, तो यह भी एक नुकसान है। तो यह कुछ फ़ायदे नुकसान है ऑनलाइन जो फार्मेसीज के हैं। आर्टिकल में नहीं दिए, वैसे ही हमने डिस्कस कर लिए। तो अभी क्या कंटेक्स्ट है इस आर्टिकल का? अभी कंटेक्स्ट ये है कि इन्होंने क्या किया है, ऑनलाइन गाइडलाइंस जारी की हैं। ये देखिए हम आर्टिकल में देख लेते हैं। इन्होंने ई फार्मेसी की जो ऑनलाइन इनकी एसोसिएशन है, इन्होंने गाइडलाइंस जारी की हैं, यानी सेल्फ रेगुलेशन की इन्होंने बात करी है। इन्होंने कहा कि शेड्यूल्ड मेडिसिन को बेचने के लिए एक वैलिड स्कैन कॉपी का होना जरूरी है, और इसके बिना हम मेडिसिन ऑनलाइन नहीं बेचेंगे। और ये इन्होंने कहा कि जो एक्स मेडिसिन होती हैं ज़्यादा खतरनाक होती हैं एच से भी। इन्होंने कहा कि एक्स मेडिसिन तो हम बेचेंगे ही नहीं। एक्स मेडिसिन या फिर और कोई भी ऐसी दवाई और कोई भी ऐसी मेडिसिन जिससे आदत पड़ती हो, यानी नशा वगैरह की दवाई, ऐसी दवाई हम नहीं बेचेंगे, इन्होंने कहा। दूसरा, इन्होंने अपनी गाइडलाइंस में जो कंज्यूमर्स हैं और जो कस्टमर्स हैं इनके ग्रेवेंसीज हैं जो इनको भी रीएड्रेस करने की बात कही। तो देखिए बात ये उठती है अभी जो ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दोनों की दोनों चीज़ों पे ये जो प्रिस्क्राइब्ड ड्रग्स होती हैं, प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन जिनको सिर्फ अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे तो ही खरीद सकता है, यानी जो प्रैक्टिशनर डॉक्टर होता है वो। तो इन पर क्या होता है, ये जो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों रिलैक्स अप्रोच अपनाते हैं, यानी बहुत सख्ताई से इस क्लास का यूज नहीं किया जाता। तो उसके बाद जो ये इसको मॉनिटर करता है या जिस लॉ के अंदर आते हैं वो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940। देखिए जब भी इस तरह के एक्ट आए, ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको बताता हूँ कैसे। देखिए जनरल तो हम लिख ही लेते हैं, यानी अगर आपसे कोई पूछे कि ये ई फार्मेसीज हैं कि हैं क्या फ़ायदे क्या नुकसान हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो हमने अभी डिस्कस किया कुछ अलग है। मैं आपसे पूछूंगा आप भी इस तरह के ये फ़ायदे नुकसान बता दोगे डेफिनेटली, बल्कि इससे ज़्यादा ही आप बता दोगे। लेकिन कुछ इस तरह के एक्ट्स आपको पता होता है जैसे कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940, ये हमारे आंसर में सब्सटेंस डालते हैं, यानी गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये इस तरह की बॉडीज इस तरह के एक्ट्स ये हमेशा हमें याद रखने हैं, क्योंकि जनरल पॉइंट तो हम लिख ही देते हैं, अगर हमें ना भी याद आएगा तो भी हम कुछ ना कुछ करके जुगाड़ लगा के लिख देंगे। तो सब्सटेंस आता है इन चीज़ों से, बॉडीज से, कोई एक्ट है इन चीज़ों से। तो ये ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 है। तो यह इसमें साफ साफ गिवन है कि जो भी है, अगर जो मेडिकल स्टोर के जो होते हैं रिटेलर होते हैं, अगर कोई भी बंदा दवाई प्रिस्क्राइब्ड दवाई लेने जाता है तो वो प्रिस्क्रिप्शन स्लिप चेक करेगा फार्मासिस्ट के मौजूदगी में, यानी उनकी मौजूदगी में वो चेक करेगा कि जो वैलिड प्रिस्क्रिप्शन है या नहीं है, अगर कस्टमर को दवाई देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं करते ये लोग दे देते हैं क्योंकि इनको फ़ायदा होता है। दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि ओल्ड डेटेड प्रिस्क्रिप्शन का, यानी पुरानी प्रिस्क्रिप्शन हो उस पर भी ये मेडिसिन दे देते हैं, तो काफ़ी लैक्स अप्रोच इनकी रहती है। देखिए कोई भी इस पर सर्वे या फिर कोई भी डेटा या फिर कोई भी रिसर्च भी नहीं की गई है, तो यानी एक पता भी नहीं है कि कितनी ग्रेव कितनी सीरियस या प्रॉब्लम है। तो हमें क्या चाहिए, हमें एक तरह से कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच चाहिए ताकि इस तरह की चीज़ों पर लगाम लगाई जा सके। तो देखिए बाद में थोड़ा डेटा देते हैं कि हमारे देश में अभी फ़िलहाल 15 ई फार्मेसी कंपनीज़ हैं, और डेफिनेटली ये कहते हैं कि 2020 तक ये जो इनका बिजनेस है टर्नओवर 3 गुना हो जाएगा। तो काफ़ी तेज़ी से बढ़ता ये सेक्टर है। लेकिन हमें ध्यान देने की आवश्यकता है कुछ चीज़ों की तरफ में कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो है 1940 ये अभी फ़िलहाल के सिनेरियो में सफिशिएंट नहीं है इस तरह के मिसयूज़ को रोकने के लिए।
तो कुछ ना कुछ देखिए गाइडलाइंस जो अभी जारी की हैं इनकी एसोसिएशन ने, वो तो एक अच्छा स्टेप है, दिस इज अ वेरी गुड स्टेप, बट वी नीड टू टेक द फर्दर स्टेप्स सो दैट द मिस यूज ऑफ दीज मेडिसिन और द मेडिसिन हु आर गिविंग द मेडिसिन विदाउट द प्रिस्क्रिप्शन स्लिप्स इट कैन बी कर्ब्ड। तो क्या है, एक ऑथेंटिसिटी चेक करने की आवश्यकता है ऑनलाइन फार्मेसिस्ट के द्वारा भी और ऑफलाइन फार्मेसिस्ट के द्वारा भी। यानी आप ऑथेंटिसिटी चेक कीजिए, यानी जिस डॉक्टर की ये प्रिस्क्रिप्शन है वो डॉक्टर सही है या नहीं है, वो फेक डॉक्टर हैं या फिर झोलाछाप डॉक्टर हैं। और उसके बाद में जो सेल है उसको भी मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता है, यानी ऑनलाइन जो सेल हो रही है कितनी हो रही है, किस मेडिसिन की ज़्यादा हो रही है, पूरा डेटा सर्विलेंस करने की आवश्यकता है। और जो प्राइवेसी होती है, प्राइवेसी का हनन होता है, उसको भी एक रेगुलेशन करने की आवश्यकता है ताकि जो कस्टमर्स का डेटा है वो मिसयूज ना हो। देखिए अब क्या होता है, कई तरह की ऐसी मेडिसिन होती हैं, जैसे थोड़ा सा सिर दर्द हुआ तो क्या हुआ, आप ले लेते हो पैरासीटामोल मान लीजिए, डिस्प्रिन मान लीजिए, सेराडोन मान लीजिए। तो क्या होगा, इस तरह की मेडिसिन अब ये ई फार्मेसीज जैसे अमेजोन बार बार आपको आपके ईमेल में आपने देखा होगा अमेजोन फ्लिपकार्ट ऐड भेजता रहता है, लेकिन इस तरह की चीज़ें आप ई फार्मेसीज कंपनी थोड़ी कर सकते हैं। यानी आप बार बार सरदर्द की दवाई के लिए थोड़ी एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके डेटा का मिसयूज हो सकता है। यह तो अच्छी बात है कि देखिए इन कंपनीज के आने से जो सप्लाई है वो बढ़ी है, यानी दूर दराज के इलाकों में भी अब मेडिसिन जाना आसान हो गया है। क्योंकि होता क्या है, देखिए दूर दराज के मेडिसिन में कई बार जो बढ़िया दवाई होती है वो अवेलेबल हो नहीं पाती है, तो इस तरह के ऑनलाइन फार्मेसीज से वो दवाई दूर दराज के इलाकों पर भी अवेलेबल आसानी से हो सकेगी। लेकिन इस पूरे का पूरे सेक्टर को एक तरह से रेगुलेटेड करने की आवश्यकता है, और ताकि इसमें एक अच्छे ढंग से ग्रोथ हो सके और कस्टमर्स का भी इससे फ़ायदा हो सके, कंपनीज का भी इससे फ़ायदा हो सके, सरकार का भी इससे फ़ायदा हो सके और हमारे देश को भी इसका फ़ायदा हो सके। तो ये आज के आर्टिकल्स थे। आज ये पूरे आर्टिकल्स, जैसे ये आर्टिकल काम का नहीं था ऊपर वाला, और नीचे वाला आर्टिकल अगर अच्छा होगा तो हम डिस्कस कर लेंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं। सो थैंक्स वेरी मच फॉर डिस्कशन।